अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और आप मुझे देख रहे हैं ऑफिशियल पेज पे, विलिंग प्लेस के ऑफिशियल पेज पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ते इसी टाइम विलिंग प्लेस के ऑफिशियल पेज पे एक प्रोग्राम लेके आते हैं डायबिटीज़ के मुतालिक, जिसमें मेरे साथ होते हैं स्टूडियो में डॉक्टर जावेद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू। और इसके अलावा मेरे साथ एक और हमारे आज मेहमान जो मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो ख़ुद मेहमान का, जो हमारी रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएं आपसे। जी, मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर बिस्मा एम बेग को। डॉक्टर बिस्मा जो है वो हमारे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और इन्होंने बाद में अमेरिका में पब्लिक हेल्थ के फील्ड में काम किया हुआ है और वहाँ से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जॉन हॉपकिन। तो जॉन हॉपकिन की ये ग्रेजुएट है एमपीएच के वाले से और इस वक्त पब्लिक हेल्थ के कामों में ये यूएसए में काम करती हैं। रिसेंटली चूँकि यूएसए से ये एक छुट्टियों में दरमियान में यहाँ विज़िट पे आई थी, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो सामीन हैं और नाज़रीन हैं उनको अपने एक्सपर्ट राय से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। एज डॉक्टर जावेद said कि आई एम बिस्मा बेग, बिस्मा मजीद और बिस्मा बेग। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे आज डॉक्टर जावेद एक्सपर्ट हैं हमारे, उनके साथ ये पैनल ज्वाइन करके। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और हमें बहुत खुशी है आपको इन्वॉल्व करके इस प्रोग्राम के अंदर। और मुझे यकीन है कि आपकी शमूलियत की वजह से हमारे सुनने वालों को बहुत ही अहम मालूमात जो हैं वो मिल सकेंगी, बहुत हेल्प मिलेगी उनको। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाकायदा आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप उनका बहुत अच्छी तरह से डिटेल में हमें जो है वो गाइड करेंगी, हमें भी और सुनने वालों को भी। तो मेरा आपसे सवाल है, हामला ख़वातीन के अंदर जो डायबिटीज़ होती हैं उसके हवाले से कुछ बताइए। देखें जी, डायबिटीज़ जो हम प्रेग्नेंट हमल के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जो डायग्नोस करते हैं, उसको हम बेसिकली 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करते हैं एक्चुअली। एक तो वो ग्रुप है ख़वातीन का जिनमें जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड होती हैं, इधर प्रेगनेंसी से पहले ही जिनमें डायग्नोसिस हुआ होता है, वो टाइप 1 और टाइप 2 की क्लासिफिकेशन में आती हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड ग्रुप है उसमें हम दूसरा ग्रुप है जिसमें सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में जिनका डायग्नोसिस होता है। एक्चुअली मैं ये पहले कह गई क्योंकि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम इसको कहते हैं, GDM और जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। और कुछ ऐसी हैं जो फर्स्ट हाफ में डायग्नोज होती हैं, तो जिनमें ऑलरेडी थोड़ी सी अगर बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज स्टेज पे होती हैं तो वो सेकंड ग्रुप में आती हैं। सो इस तरह से हमारे 3 ग्रुप्स हो गए एज आई सेड कि पहला ग्रुप जो ऑलरेडी जिनमें टाइप 1 और टाइप 2 डायग्नोसिस होता है, दूसरे और फर्स्ट हाफ में जो बॉर्डर लाइन पे पहले होती हैं वो ओवर्ट यानी उनमें क्लियर साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और सेकंड हाफ में जो होता है उसको हम क्लियरली लेबल करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ GDM के नाम से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर दिया। इसी से रिलेटेड हामिला ख़वातीन के अंदर जो डायबिटीज़ हैं उसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि क्या बच्चे पर इसके कोई असरात होते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू बन सकता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। और जैसे आपने कहा, पहले मैं बच्चे के हवाले से जवाब देना पसंद करूँगी कि जो इसके डिफरेंट स्टेजेस में इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हाई ब्लड शुगर्स होने के, डायबिटीज़ के हवाले से होने की वजह से बच्चे में डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर जो सबसे क्रूशल स्टेज होती है जो हमारी, हम उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें ये है कि ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, बच्चे के पूरे सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं, क्रिएशन हो रही होती है। सो उसमें बहुत ही क्रिटिकल है कि
हम ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करें अगर डायग्नोसिस भी है, क्योंकि उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और उससे रिलेटेड जो सिस्टम है हमारी शरियाने, और उसमें बहुत बुरा असर हो सकता है, दिल का सुराख उसमें हो सकता है, VSD हम उसको कहते हैं, या ASD, या और तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। फिर मैं ब्रीफली सिर्फ इस वक्त आउटलाइन कर रही हूँ बिकॉज टाइम के लिहाज से। तो उसके बाद अगर हम देखें तो और सिस्टम है, किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद हमारे और सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर ही में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से फिर मदर पे भी उसका हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। बच्चे में और ये हो सकता है कि उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, IUGR जिसको हम कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद ये है कि बच्चे का बेबी का वेट ज़्यादा हो सकता है, मैक्रोसोमिया हम उसको कहते हैं, और सर्बी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आगे डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एंड विच कैन लीड टू, जिसकी वजह से C-सेक्शन के रेट्स कुछ बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कई रिसर्च में भी पता चला है कि लास्ट 4 to 8 वीक्स में अगर ग्लूकोज के लेवल हाई हों थोड़े से भी, तो उसके साथ इवन इंट्रायूट्राइन डेथ्स, जो कि डेथ भी हो सकती है, इवन लास्ट डेज में भी अगर प्रेगनेंसी ठीक भी चल रही है तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और इवन स्टिल बर्थ्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की रेशो ज़्यादा हो जाती है, लो शुगर अटैक्स, उसको देखना होता है। तो ये मेन बातें हैं डायग्नोसिस पे। बाकी तो हम पूरी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के लिहाज से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप भी जो पहले करना था आपने क्वेश्चन, तो फिर आप कर लिए। नहीं, वो मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा चले। अब देखें, डायबिटीज़ होने के बाद अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि तशखीस, या जिसको हम टेस्ट कहते हैं, उसकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस है, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम जिसको लेबल करते हैं, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हेल्प हो सकती है, आप ये पूछना चाहती हैं। जी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ हम नॉन प्रेग्नेंट में डायग्नोज करते हैं, उसकी क्राइटेरियाज और उसकी वैल्यूज़ और हैं, और जब हम प्रेगनेंसी में देखते हैं तो उसमें क्राइटेरियाज बदल जाते हैं। प्रेगनेंसी में हम रूटीन में हम एक सिंगल सेटिंग में जो टेस्ट करते हैं, सिंगल स्टेप मेथड उसको कहते हैं, उसमें हम पेशेंट को सुबह बुलाते हैं, और ये 24 से 28 वीक्स के दौरान हम स्क्रीनिंग करते होते हैं। पेशेंट को हम सुबह बुलाएंगे, उसका फास्टिंग शुगर चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देंगे, और उसके 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद हम ब्लड शुगर लेवल ले लेंगे। जो फास्टिंग शुगर लेवल है, यानी सुबह उठते साथ, जिसके लिए फास्टिंग की मैं डेफिनेशन यहाँ बताता होता हूँ हमेशा, आज भी बता देता हूँ, आपको तो नहीं याद होएगी कि 8 आवर मिनिमम जो होता है उसको हम फास्टिंग कंसिडर करते हैं, यानी 8 आवर पेशेंट ने कुछ नहीं लिया हुआ तो हम उसको फास्टिंग कहेंगे। तो अगर फास्टिंग शुगर लेवल 92 से ज़्यादा हो तो हम उसको डायबिटीज़ के डायग्नोसिस मिलेंगे, ये ज़ुमरे मिलेंगे, ठीक है। 1 आवर पे जो ब्लड शुगर लेवल आती है, जो ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद, वो 180 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, हम डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर हम 2 आवर का क्राइटेरिया लेते हैं तो 2 आवर में 152 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो हम इसको डायबिटीज़ लेबल कर देंगे। तो इन शॉर्ट, अगर किसी की फास्टिंग 92 से ज़्यादा हो, 1 आवर के बाद ग्लूकोज पीने के बाद 180 से ज़्यादा हो, और 2 आवर पे 152 मिलीग्राम ज़्यादा हो, तो हम इसको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या GDM जो है उसको लेबल कर सकते हैं। अब एक और डायग्नोस्टिक टूल है जो हम एडल्ट्स में यूज़ करते हैं, जो नॉन प्रेगनेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। तो मैं यहाँ पे पेशेंट्स के लिए और बाकी जो हमारे जो बहनें सुन रही हैं उनके लिए क्लैरिफाई कर दूँ कि जो HbA1c है वो प्रेगनेंसी में इतना अच्छा टूल नहीं है, ना ही डायग्नोसिस वाइज और ना ही उसकी मॉनिटरिंग वाइज, क्योंकि प्रेगनेंसी में HB कम हो गया होता है तो HbA1c भी फाल्स इंटरप्रिटेशन देता है, इसलिए आप HbA1c को यूज़ नहीं करते, थोड़ी सी कम आती है, ना ही थोड़ी सी कम है तो मॉनिटरिंग में भी यूज़ नहीं करते और डायग्नोसिस में भी यूज़ नहीं करते। रूटीन में हम एडल्ट्स में, आपको पता, नॉन प्रेगनेंट में हम HbA1c को भी डायग्नोसिस में यूज़ करते होते हैं, सही। तो ये हमारा एक टूल जो है ना वो वैलिड नहीं रहता इन प्रेगनेंसी।
डॉक्टर साहब कंप्लीट हो गया आंसर? क्लियर। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की और मैडम की आपने बातचीत सुनी। अभी हम आपके साथ मज़ीद स्टूडियो में मज़ीद बातें करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक से वापसी पे हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं स्टूडियो में। चलते हैं डॉक्टर बिस्मा की तरफ दोबारा। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास एक और सवाल है माओं के बारे में कि वो कैसे मैनेज करें जब उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे हम जैसे बात करें तो वो कैसे मैनेज करेंगे इसको, क्या उनके लिए रिकमेंड करें? देखिए, सबसे पहले नादिया, राइट? नादिया, मैं ख्याल है हम थोड़ा सा ये टच किया था उसको। आई वुड लाइक टू, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मदर्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी फीटल को डिस्कस किया, तो नाउ वी कैन लिटिल बिट उस पर हम रोशनी डाल सकते हैं। तो मदर्स की कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि पहले मैनेजमेंट, उसके लिहाज से फिर हम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। मदर्स जो हैं, जो प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पर हैं और उनकी ग्लूकोज लेवल हाई है, किसी भी वो कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं, तो उसमें ये है कि उनका हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ऑफ कोर्स हम जानते हैं हाई ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। उसकी वजह से हाइपर कीटो एसिडोसिस होता है, जो कि एक अलग कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से कीटोन्स बॉडी में, और वो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर सकते हैं बाद में कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। तो उसके बाद ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया में भी मदर जा सकती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्योंकि इम्बैलेंस है ड्यू टू इनसेंसिटिविटी ऑफ कह लें इंसुलिन है, बिकॉज ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो उनको हम कहते हैं डायबिटोजेनिक, लाइक वो डायबिटीज़ को प्रमोट करते हैं, ज़ियाबिटिस को। सो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। मदर में पॉलीहाइड्रेमियस हो सकता है, जिसका मतलब है कि बेबी जो जहाँ वो सैक में कैरी करती हैं, तो जो वाटर है बेबी के अराउंड, न्यूट्रिशन और वेस्ट का जो ज़रिया है और बहुत सी चीज़ों का, वो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, और जिसकी वजह से बेबी फ्लोट करता है और बेबी एंगेज भी नहीं होता, एंड पे प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एज मैं बस थोड़ा ब्रीफ ही इस वक्त हाईलाइट कर रही हूँ। उसके अलावा मदर का वेट गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। मदर को कार्डियोवैस्कुलर जो है, मदर के हार्ट और उसके सिस्टम से रिलेटेड बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें देखें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम कहते हैं,
प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, मेडिकल टर्म में इसको PIH कहते हैं, वो हो सकता है। प्री एक्लैम्पसिया कहते हैं, जिसमें प्रोटीन एंड यूरिन में प्रोटीन्स बढ़ जाती हैं, बॉडी में रिटेन नहीं होती, या फिट्स का ख़तरा होता है, बाद में एक्लैम्पसिया की तरफ माँ जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ये कौन सी कंडीशन है इसमें आप बता रहे हैं? ये एक्लैम्पसिया है, प्री एक्लैम्पसिया उसकी पहली स्टेज है, प्रेक्लेम्पसिया है, हाइपरटेंशन प्लेन। सो ये सारी ग्रेजुअली मोर सीरियसनेस की, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो। इसके अलावा जैसे हमने पहले कहा, फीटल में बच्चे बेबी का वेट ज़्यादा हो सकता है, तो जब वेट ज़्यादा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसमें ये है कि सी सेक्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सी सेक्शन के अलावा शोल्डर डिस्टोशिया भी हम कहते हैं प्रेगनेंसी में, कि शोल्डर स्टक हो जाता है ड्यूरिंग बर्थ कैनाल में। जी, ये भी एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि बेबी कैन गो टुवर्ड्स हार्ट, उसका उस वक्त प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, जिसकी वजह से हम मजीद कॉम्प्लिकेशंस। जी बिल्कुल, और इन सबको अवॉइड करना होता है हमें। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं माँ में। पाइलोनेफ्राइटिस हम कहते हैं, किडनी की इन्फेक्शंस और तरह की इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो सकते हैं। आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी जो 40 डेज का पीरियड होता है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्यों यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती बाज़-औक़ात इन सिचुएशंस में, तो उसको हम PPH कहते हैं। हेमरेज हो सकता है माँ में, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, और इवन उससे डेथ भी हो सकती है अगर जब ब्लीड। जी अच्छा, और आप मैनेजमेंट पे बात कर रही थी बिस्मा, जी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस तो जी मैनेजमेंट का आपने पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए। सो अब मैनेजमेंट जो है, इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। सबसे पहले जो है हम इसमें देखते हैं कि न्यूट्रिशन एंड डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है। हमने इसको देखना है कि हम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ फिर हम कहते हैं एक्सरसाइज। सो बाय कंबाइनिंग दीज टू वी कॉल इट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, जो कि अमेरिका में, USA में, इवन वर्ल्ड वाइड दुनिया में ये बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। इवन फॉर ओबेसिटी और हेल्थ के लिहाज से, बाकी इश्यूज़ के लिहाज से भी हम इन्हीं इंटरवेंशंस पे, जो कि प्रैक्टिकल भी हैं, डाइटिंग नहीं बल्कि डाइट को चेंज किया जाए, लाइफस्टाइल को आप ऐसी इंटरवेंशंस, ऐसे अप्रोचेस डालें कि उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ में चेंजेस आएँ। तो और उसके बाद थर्ड ग्रुप है हमारा ट्रीटमेंट, जो पेशेंट्स बिल्कुल जिनकी कंट्रोल नहीं होती, जस्ट सेवेरिटी के लिहाज से हम उनको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, मेटफॉर्मिन और अदर एजेंट्स हैं, एंड देन इंसुलिन जिनमें रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको डाइट एंड एक्सरसाइज पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, और डॉक्टर साहब को हम इनवाइट करेंगे कि वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस दें ट्रीटमेंट के लिहाज से। ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में हम इनको थोड़ा सा चांस दे देंगे। जी बिल्कुल, आज थोड़ा सा इनको लगता है आज ये मुझे चांस दे रहे हैं, मैं ये कहूँगी। तो डाइट की तरफ आते हैं। इसमें जो है कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स के डाइट के बारे में एक्सपर्ट की एक किसी एक्सपर्ट से डाइट का न्यूट्रिशन, डाइट चार्ट जो होता है, हेल्दी न्यूट्रिशन का अवेयरनेस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मदर ये एक ज़रा सीरियस सिचुएशन इस सेंस में है, क्रिटिकल, कि हम बिल्कुल स्टारवेशन मोड में नहीं जा सकते, डाइट बहुत कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम मदर को भी खाना है ताकि वो प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन करे, और बच्चे को भी फीटल वेल बीइंग भी हो जाए, बच्चे के भी हेल्दी वेट गेन हो। सो उसको बैलेंस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसमें इस तरह से करते हैं कि जी आपकी वही 3 कैटेगरीज हैं फूड की, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स, ये सारी ज़रूरी ग्रुप्स हैं। सो बिसाइड्स बाकी जो आपके हैं माइक्रो, ये मैक्रो, इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, बाकी माइक्रो। सो 40% हम कार्बोहाइड्रेट्स में से फूड लेते हैं, एंड आई कैन एक्सप्लेन लेटर। 40% हम फैट्स ऐड करेंगे,
with minimum saturated fats and 20% proteins जो कि गोश्त, पोल्ट्री और एग और लेंटल्स, बाकी जो दालें और अंडे की सफ़ेदी और बाकी चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन दे, लाइक रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशन काउंसलर, जिसको पता हो कि वो कितनी रियली चाहिए और विद मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंट उसकी काउंसलिंग के साथ। तो उस पर मैं नेक्स्ट आऊँगी कि उसके बाद ये है कि एक्सरसाइज पे हम आते हैं। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन। उसमें ये है कि एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड वेरी वेल। उसमें जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट एक्सरसाइज क्या है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं। रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, इवन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं, जिसको हम कहते हैं वेट रेजिस्टेंस से, वेट्स के साथ फ्री वेट्स हैं या दूसरे, लेकिन अंडर द लेकिन ये वो लोग करेंगे सुपरविजन में जो पहले से आदी हैं या कर चुके हैं उनको, तो ये इंटरवेंशंस उनके लिए अच्छी हैं और बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, बिकॉज प्रोटीन्स जब हमारा मसल मैस बढ़ेगा तो उससे हमारी डायबिटीज़ एंड ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है। ये एक फाइन आगे डिटेल्स हैं जो हम डॉक्टर साहब में भी वुड लाइक टू डिस्कस। तो मैं यही कहूँगी कि एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज की भी है, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ग्रुप है, फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी बिल्कुल जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं पेशेंट्स में वो कर सकते हैं। अनएक्सप्लेन डायबिटीज़ वाले लोग नहीं कर सकते। बाज़-औक़ात एक्सरसाइज बहुत हार्श, बहुत हैवी टाइप की एक्सरसाइज, एग्रेसिव जी, तो उसके लिहाज से हम उसको फिर डिफाइन करते हैं एंड देखते हैं, और ये भी कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी। तो ये मेरा है डायबिटीज एंड एक्सरसाइज, आई थिंक लाइफ चेंज। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है प्रेगनेंसी में, वो एक्सरसाइजेज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से इनिशिएट करेगा या करेगा। यानी कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें। तो हम इसमें ये हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे ये है कि हम गायनेकोलॉजिस्ट के साथ क्लोज लिएज़ॉन में चलते हैं। तो डायबिटीज़ जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली एक टीम वर्क होता है, जिसमें एक डायबिटीज़ का डॉक्टर होता है, इसमें आपकी गायनी की डॉक्टर होती है, आपका जो है डाइटिशियन होती है, आपका फिजिकल थेरेपिस्ट होता है, ये सारे मिलके एक टीम, और एक काउंसलर होता है जो साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये सारे मिलके डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं प्रेगनेंसी में। डॉक्टर साहब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, सिंस आपने कहा कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली इन्होंने मेंशन किया है। उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ये हो सकता है कि जो लोग प्री टर्म लेबर में या प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस उनको ऑलरेडी आ रही हैं, उनको एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। एक्लैम्प्सिया में हम बाज़-औक़ात पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सर्विकल इनकॉम्पिटेंसी की कई इश्यूज हैं, और इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं, बाज़-औक़ात मोर्बिड ओबेसिटी है, कार्डियोवैस्कुलर कई हार्ट दिल की अमराज ऑलरेडी हैं किसी पेशेंट में, उनमें आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक्सरसाइज की। थैंक यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इन्होंने। वेस्ट मैनेजमेंट पे जो बात है, तो आज से कुछ अर्सा पहले तक हम सिर्फ इंसुलिन यूज़ करते थे जब किसी को डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हो जाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें से मेटफॉर्मिन नामी जो ग्लूकोफेज और ड्यूटीफॉर, ये जो दवाई जो कॉमनली यूज़ होती है, तो इसको ट्राई किया गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इट हैज़ बिन फाउंड यूज़फुल एंड सेफ एज वेल। तो अब हम सेफली मेटफॉर्मिन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर मेटफॉर्मिन और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ब्लड शुगर लेवल टारगेट्स में ना आए तो फिर हमने इंसुलिन ऐड करनी है। अब इंसुलिन की सारी इकसाम है जिस पर हम अलग प्रोग्राम करते रहते हैं। अब बात आ गई कि टारगेट्स क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि टारगेट्स या प्रेगनेंसी में ग्लाइसीमिक कंट्रोल के टारगेट्स डिफरेंट हैं। उसमें आपने जो नाश्ते से पहले ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखने होते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी में बात करें, ये तो आइडियल बात है 95 से कम रखने हैं, प्रैक्टिकलिटी में बात करें तो मैं कहता हूँ कि 100 से कम रखें फास्टिंग शुगर लेवल। एक रिसर्च हुई है तो उसमें ये 105 का टारगेट दिया गया था कि जो लोग 105 से ऊपर रखते हैं ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग में,
उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जाते हैं। ये तो वेरी करता होगा ना एक एनवायरनमेंट मतलब कुछ कंट्रीज के लोगों की कंडीशंस फिजिकल कुछ और होती हैं। इन कॉमन हम 100 का जो मैंने कहा है 100 से कम वाला ये ऑलमोस्ट हर एक पे एप्लीकेबल है, ठीक है। फास्टिंग में 100 से कम रखें। और यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी बड़ी उनमें अवेयरनेस है, वो बड़ा उस पर शोर मचाती हैं अगर ब्लड शुगर लेवल हैवी हो जाए तो वो फिर फ़ोन एक मुझे भी करती हैं और एक पेशेंट को भी थोड़ा डोज देती हैं उस हिसाब से। तो जो नाश्ते के या किसी भी खाने के 1 घंटे बाद के लेवल्स हैं उनको आपने लाना होता है 140 से कम, और अगर आप 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो 120 से कम रखना है। तो अब आप देखें कि जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट पर्सनस हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके अंदर क्राइटेरिया डिफरेंट है, उनमें हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्राइटेरिया। सो 100 फास्टिंग नाश्ते से पहले 100 से कम, और किसी भी खाने के 2 घंटे बाद 120 तक ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये हैं क्राइटेरियाज, इनको मीट करना है। वेदर आप मेटफॉर्मिन से करें, वेदर आपका सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से हो जाए, या आपको इंसुलिन ऐड करनी पड़े तो इंसुलिन ऐड करें। रेस्ट अश्योर्ड कि जो इंसुलिन यूज़ होती है वो ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के बाद यूजली लेवल्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम प्रेगनेंसी के 6 वीक्स पे दोबारा हम GTT करके देख लेते हैं कि क्या को एग्जिस्टेंस ऑफ डायबिटीज़ शुरू तो नहीं होगी, एग्जिस्ट तो नहीं कर गई, या फिर वो पेशेंट क्लियर हो गया तो हम उसको लाइफस्टाइल चेंजेस साथ बता के उसको ऐसे ही चलाई रखते हैं। ठीक है, ये है सारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है और उसके बाद मैं मैडम से पूछूंगी। आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो मेडिसिन के बारे में है। जी कि कौन सी मेडिसिन सेफली, तो मैंने इस पे जवाब दे दिया कि मेटफॉर्मिन कैन भी सेफली। और भी कोई इसके अलावा है? बस ये नहीं, अब 1-2 और ग्लिबुराइड पे आप काम हुआ है, ग्लिबेनक्लामाइड पे काम हुआ है, लेकिन हम अभी तक उसको रिकमेंड नहीं करते। आपने मेरे पूछने से पहले आंसर कर दिया। कई दफ़ा मैं जो आप पूछ रही होती उससे पहले मैं जज कर लेती हूँ अब क्या पूछ रही है। मैं तो परेशान ही हो गई। सही, चलिए। अच्छा, फिर आखिरी सवाल है फिर हमारे प्रोग्राम का, ये एक आपसे है जी। बिल्कुल। कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद या बर्थ के बाद जो है वो ऐसे पेशेंट्स को जिनको GDM रहा हो उनको प्रेगनेंसी के बाद क्या एहतियातें करनी चाहिए? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, अनदर गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी इज़ अ टेम्पररी कंडीशन, उसके बाद रह जाती है परमानेंट लाइफ। सो उसमें ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को या इंटरवेंशंस को इसीलिए चूज़ किया है कि ये ऐसी हों जो लाइफ को चेंजिंग हो, जो कि परमानेंटली हमारे साथ चलें पूरी लाइफ। सो उसमें यह है कि जो आप लर्न करते हैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से और अपनी एक्सरसाइज में एक्सपर्ट से, आप उन्हीं को कंटिन्यू करें ताकि आपका लाइफ चेंजिंग, आपका वेट रहे, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, और अगर आप को इन चीज़ों से आपका फेलियर हो रहा है या पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आप अपने डॉक्टर से, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको किसी डायबिटीज़ एक्सपर्ट के पास रेफ़र करेंगी, तो आप फिर वो अपनी ड्रग्स को, मेडिकेशंस को कंटिन्यू करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करें, जैसे डिफरेंट उसके प्रोटोकॉल्स हैं, हर डॉक्टर के लिहाज से भी वेरी करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी और डिफरेंट वेस्टर्न वर्ल्ड में और जो हैं एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने आपको प्रपोज किए हैं या स्टैंडर्ड्स, तो उनको फॉलो करें, प्रोटोकॉल्स को, गाइडलाइंस को। लेकिन डाइट एंड एक्सरसाइज मैं कहूँगी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप करके तो आप वेट को कंट्रोल करें। वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को प्री डायबिटीज स्टेज होती है जो कि डायबिटीज से पहले होती है, हिडन डायबिटीज उसको आप जैसे कहते हैं, उसमें उनको नहीं पता होता कि वो डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। दे आर ऑन द रोड ट्रैक टू द डायबिटीज। प्री डायबिटीज स्टेज एक होती है, उस पर बहुत ज़्यादा शोर है। अमेरिका में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें प्री डायबिटीज़ को बहुत फोकस एंड टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी स्टेज है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको मौजूद होती हैं, राइट? उसमें रोका जा सकता है, जो उन्हें रोका जा सकता, रिवर्स की जा सकती है। डायबिटीज़ मुश्किल से रिवर्स हो सकती है अगर ओवर्ट बहुत ज़्यादा वो अनकंट्रोल्ड हो या कुछ भी। लेकिन प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जो कि बहुत से फैक्टर्स उसमें होते हैं, हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग है,
बहुत सी चीज़ें हैं और कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक कॉज कर सकती हैं आगे जाके। मैं तो अपने बारे में और सोच रही हूँ, जी बिल्कुल, हम सबको सोचना चाहिए अपने बारे में, अगली जनरेशन की हेल्प के लिए उनको लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और बताना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं और हमें अपने लोगों को एम्पावर करना चाहिए, अपने पेशेंट्स को और अपने फैमिली को और सबको कि राइट टाइप ऑफ फूड, राइट कंपोजिशन ऑफ फूड, कितने प्रोटीन्स, कितने फैट्स, कितने शुगर्स, कितनी ग्लूकोज, कितनी पेस्ट्रीज, कितने केक्स, मतलब जी मॉडरेशन में हो। और बस यही मैं कहूँगी, अगर डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहें तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिस्मा हमारे साथ ही। तो जो मैसेज ये क्लियरली जाता है वो ये है कि डायबिटीज़ को प्रेगनेंसी में टारगेट्स दे के उस हिसाब से मैनेज करें, वन, ताकि आप मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सके, और सेकंड आफ्टर डिलीवरी ये बात करें कि आप सारी किस्म की पंजीरियाँ और मिठाइयाँ और कुताइयाँ और सारा शुरू कर दें, जो हमारा कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, इवन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पूरा कल्चर है। तो ताकत की जो चीज़ें हैं इनको आप जरूर लें, लेकिन इसके साथ अपनी हमारा ताकत के लिए वो तो ब्लड शुगर पे भी नज़र रखें, और ये ना हो कि आप बिल्कुल सारा जो आपने 3 महीने परहेज किया तो उसका 1 महीने में सारा उसको बराबर न कर दें साहब को। बेसिकली एजुकेशन है कि एजुकेशन काउंसलिंग के थ्रू फैमिली, बल्कि फैमिली मेंबर्स की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने थैंक यू फॉर हैविंग प्रोग्राम में शिरकत की, दोनों ने आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हुई टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। डॉक्टर साहब तो होते ही हैं हमारे साथ, लेकिन आज का प्रोग्राम पर्सनली आई रियली लाइक दैट आप आई हैं यहाँ पे। और डायबिटीज़ के प्रोग्राम में डायबिटीज़ पे बात करने के अलावा आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हो, या कोई मैसेज हेल्थ से रिलेटेड हो, इखलाकियात से रिलेटेड हो, किसी भी बात से? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मिलना हुआ, डॉक्टर जावेद ने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और आपके साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, जो ऑफ स्क्रीन भी हम बात करते रहे। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट न्यूट्रिशन, डाइट एंड एक्सरसाइज, एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल। सो उसमें यही है कि कुछ हमारे मेडिकल स्कूल्स में, और हमारे जब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, टू बी ऑनेस्ट, हमने बहुत सी चीज़ें नहीं सीखी फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएसए में भी इन चीज़ों को बिल्कुल इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं जहाँ इंटीग्रेटेड हेल्थ का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि हेल्थ शुड बी इंटीग्रेटेड, के मुख्तलिफ सिस्टम्स किस तरह से दूसरों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारी बाकी सिस्टम, किडनी को, हमारी असाब को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। सो इट इज़ ऑल इंटीग्रेटेड। सो उसके लिए ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल, प्रिवेंशन इज बेटर देन, क्योंकि प्रिवेंशन इज माय फील्ड। वो तो हमारे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जब मैंने किया जॉन्स हॉपकिंस से, तो मैंने सिर्फ इसलिए कि मुझे प्रिवेंशन, मैं हमेशा सोचती थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन टेकिंग मेडिकेशंस। एंड मैं यहाँ डॉक्टर्स का बिजनेस खराब नहीं करने बैठी, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मैं खुद मेडिकल में हूँ कि फूड इज अ मेडिसिन टू। सो हम राइट टाइप की जो लाइफस्टाइल अगर अपनाएं तो हम खाली फूड या खाली एक्सरसाइज हेल्प नहीं कर सकता हमें। मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि इसको कंबाइन फॉर्म में हमें लेके चलना है, डाइट विद एक्सरसाइज। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड ऑल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो उन्होंने अब 10,000 स्टेप्स का कहा है कि जी हमें 10,000 स्टेप्स पर डे लेने हैं काउंटिंग। सो वो काफी हो जाता है अगर आप देखें तो। वैसे मेरे तो नॉर्मली 6,000 हो जाते हैं। 10,000 स्टेप्स से मुझे याद है, ये जो अपने हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर सदाकत अली, वो रोजाना उसके ऊपर कर रहे होते हैं हिसाब किताब जो कि मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए। अच्छा, और कई दफा मैं बैठा होता हूँ, जरा सा दरमियान फुर्सत होती है, कहते हैं आज जवेद वॉक कर आते हैं। हम लोग ये जो मैं मैसेज देता हूँ कि 190 मिनट के बाद आप 10 मिनट की ब्रेक लें। मेरे ख्याल लोगों को ब्रेक लेनी चाहिए 10 मिनट की, उसमें वॉक करिए करें और अपने आप हेल्दी रखें। लेकिन एक बड़ी अच्छा किसी ने जोक शेयर किया, हमारी किसी कुलीग ने, मैं यहाँ शेयर करता हूँ कि पेशेंट क्योर्ड इज अ पेशेंट लॉस्ट। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट अ पेशेंट क्योर्ड इज अ पेशेंट लॉस्ट।
थैंक यू सो मच नादिया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने की। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपके कमेंट्स या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, उनको शामिल किया जाए। डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे इन क्वेश्चंस का नेक्स्ट प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं हमें। ये तो हम लाहौर से लाइव थे, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर से। अभी हम आपको लेके चलते हैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में। डॉक्टर आसिफ शेख हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे कुछ शेयर करेंगे अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चंद सेकंड्स के बाद हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, आपसे आज मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इन प्रेगनेंसी। अब नॉर्मल क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का एक जो फिजियोलॉजिकल कुछ रेस्पॉन्सेज होते हैं, जिसमें हार्मोन्स कुछ सीक्रेट होते हैं प्लेसेंटा से, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ये जब प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं तो इनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो नॉर्मल इसमें रेस्पॉन्स जो होता है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज में, वो ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है प्रेगनेंसी के अंदर। कुछ ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसमें ये नॉर्मल रेस्पॉन्स नहीं आता, इंसुलिन उस लेवल तक सीक्रेट नहीं हो पाती जितनी उस पेशेंट को, उस प्रेग्नेंट फीमेल को ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन नॉर्मल मिकदार में हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो शुगर लेवल जो होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो उसको कहते हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें रिस्क ये बढ़ जाता है? अब एक ऐसी फीमेल है प्रेग्नेंट जिसका BMI मोर देन 30 है, अगर 30 से ज़्यादा है, ओबेस है, 30 से ज़्यादा है, तो उसमें रिस्क जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। या ऐसी एक फीमेल है जिसका प्रीवियस प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो। या ऐसी कोई फीमेल्स हैं जिनकी मिनार्की की एज कंपेयर टू अदर जो दूसरे हैं उनसे अर्ली थी, जैसे 11 ईयर्स से अगर अर्ली उनको फर्स्ट पीरियड हुआ है उनका लाइफ का, तो उसमें ये रिस्क गेस्टेशनल डायबिटीज़ का बढ़ जाता है। और जैसे जितना अर्ली होगा उतना 10% उनका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर 11 पे एक रिस्क है तो उससे अगर 10 पे अगर उनकी मिनार्की, एज ऑफ मिनार्की जो फर्स्ट पीरियड उनको हुआ है, तो उनकी 10% रिस्क और मज़ीद बढ़ जाएगा। या ऐसी फीमेल जिनका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव हैं, उनका भी रिस्क जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। या कुछ ऐसी फीमेल जिनमें कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई इंटरवेंशन की गई है, इंटरवेंशन से मुराद है जैसे एक प्री मैच्योर किसी को डिलीवरी प्रीवियस है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो यूज़ किया जाता है। कुछ स्टडीज़ में देखा गया कि जिनमें ये प्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन यूज़ किया गया, उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। डाइट के हवाले से देखा गया, कुछ स्टडीज़ देखी गई जिसमें अगर कोई जो फीमेल है प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने जब हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स ली, एग्स ज़्यादा लिए, तो उसमें रिस्क देखा गया कि रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ज़्यादा था। अब ये थी रिस्क पॉपुलेशन किन पेशेंट में। और दूसरा ये है कि एशियन पॉपुलेशन और ब्लैक, इसमें रिस्क कंपेरेटिव टू वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। अब आते हैं इसको डायग्नोज कैसे किया जाए और कब करना चाहिए, इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की कब करानी चाहिए। एक ऐसी फीमेल जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ था, या ऐसी फीमेल जो प्री डायबिटिक थी, प्रेगनेंसी से पहले उसकी जो वो थी प्री डायबिटीज़, मतलब वो डायबिटिक नहीं थी मगर उसके शुगर लेवल इसमें आ रहे थे जो प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे थे। ऐसी फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो 6 to 12 वीक्स के, जब 6 to 12 वीक्स गेस्टेशनल एज जो होगी उसके दौरान हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। बाकी जितनी पॉपुलेशन है उसमें 24 to 28 वीक्स गेस्टेशनल
वीक्स जो होते हैं उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट जो होता है वो होता है 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। उसके लेवल्स अगर आपका 1 घंटे के उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 1 घंटे के बाद अगर उसका ग्लूकोज का लेवल मोर देन 140 आता है तो उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से। अगर जिनका कम आ गया 140 से तो उसको हम प्रोसीड ओरल 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से नहीं करते। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम फास्टिंग लेवल देखते हैं, उसके बाद 3 आवर्स पे, 2 आवर्स पे और 1 आवर्स पे। उसमें से जो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा अगर 2 रीडिंग्स आ गई तो उसको हम डायग्नोज करते हैं कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। उसमें लेवल जो है फास्टिंग के लिए होनी चाहिए 95 से बिलो। 3 आवर्स के बाद लेस देन 180, 2 आवर्स पे जो 1 आवर के बाद जो लेवल होनी चाहिए वो होती है 180, 2 आवर्स के बाद 155, 3 आवर्स के बाद लेस देन 140। ये है नॉर्मल रेंजेस। अगर इससे ज़्यादा लेवल्स आ गए एटलीस्ट इन 4 रीडिंग्स में से 2 तो उसको हम डायग्नोज करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इसको अगर ये डायग्नोज हो गए गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट को हम पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट। पहली चीज़ होती है हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। जो नॉर्मल हमारा प्लान होता है कि स्मॉल मील्स विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कि हम इनमें ऐसी शुगर्स देते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन टाइम कम होता है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कॉम्प्लेक्स डाइट्स स्मॉल और एटलीस्ट जो नॉर्मल 50% कार्ब्स का कंपोजिशन होता है नॉर्मल डाइट में वो हम एडवाइस कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट 6 मील्स, 3 मेजर मील्स, 3 स्नैक्स। उसके साथ हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। अगर इन पे मैनेज नहीं हो पाते शुगर लेवल्स तो फिर हम सेकेंड उसमें हम ड्रग्स पे आते हैं। ड्रग्स की जो हमारे पास फर्स्ट चॉइस है वो होती है इंसुलिन। इंसुलिन इसलिए कि इंसुलिन प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करती। जो ह्यूमन इंसुलिन है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करते तो इसलिए वो बेबी के ऊपर इफेक्ट इतने नहीं आते। जो रेगुलर हमारे पास इंसुलिन होती है एनपीएच या जो हमारे पास अल्ट्रा शार्ट एक्टिंग एनालॉग्स हैं वो भी प्रेगनेंसी में यूज़ किए जा सकते हैं, वो सेफ़ है। सेकेंड स्टेज पे हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है वो ओरल मेडिकेशंस का आता है। उसमें से ओरल मेडिकेशन सब सेफ नहीं है। जो कॉमन रिकमेंडेड हैं उसमें है एक मेटफॉर्मिन, दूसरी होती है ग्लाइब्यूराइड। ग्लाइब्यूराइड को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है तो इसको बेबी के ऊपर इफेक्ट्स आ सकते हैं। जो फर्स्ट चॉइस हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंसुलिन। अब हम इसको जो हम एक डायग्नोज हो गई गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो उसको हम शुगर लेवल्स जो नॉर्मल पॉपुलेशन के होते हैं कंपैरेटिवली प्रेग्नेंट फीमेल के लिए लो रखने होते हैं। क्या ग्लाइसेमिक हमें ग्लाइसीमिया क्या कहेंगे हम प्रेगनेंसी में, क्या लेवल्स होने चाहिए। एटलीस्ट प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसको डेली 4 मरतबा अपना कैपिलरी जो ग्लूकोमीटर से हम चेक करते हैं शुगर्स वो 4 मरतबा एटलीस्ट करने चाहिए, एक फास्टिंग में और 3 जो होंगे वो पोस्ट प्रेंडल ज़्यादा आइडियली होनी चाहिए 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। तो 4 मरतबा उनको शुगर लेवल चेक करनी चाहिए। शुगर लेवल क्या होने चाहिए प्रेगनेंसी में। फास्टिंग के लिए उनको शुगर मेंटेन करनी पड़ेगी बिटवीन 60 to 90 और जो पोस्ट प्रेंडल होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिलो 120, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो हम पोस्ट प्रेंडल ज़्यादा लेते हैं मगर प्रेग्नेंट फीमेल में अगर नॉर्मल हम देखेंगे शुगर लेवल्स लो रहते हैं तो इनको हम मेंटेन करना होता है बिलो 120 पोस्ट प्रेंडल और जो फास्टिंग हम मेंटेन करते हैं वो बिटवीन 60 to 90। अब इसको हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्या रीज़न है। अगर किसी को हम ट्रीट नहीं करें गेस्टेशनल डायबिटीज़ को तो उसके क्या रिस्क आ सकते हैं मदर के ऊपर और बेबी के ऊपर। मेन चीज़ क्या होती है कि अगर शुगर बढ़ जाए बॉडी में तो जो बेबी न्यूट्रिशन लेता है वो मदर से लेता है थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू। अगर शुगर मदर की अगर ज़्यादा है तो फीटल की भी होगी। तो क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगी। इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगी तो बेबी का वेट ज़्यादा होगा। जब बेबी का वेट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा,
कि प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस बढ़ जाएंगे, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्टिल बर्थ के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर बेबी का साइज़ बड़ा हुआ होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होंगे, सिजेरियन की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे। या अगर बर्थ नॉर्मल कराना है तो उसमें बर्थ इंजरीज़ के चांसेस, शोल्डर डिस्टोसिया वगैरह का चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं मदर की तरफ के मदर को क्या रिस्क हो सकते हैं। मदर के लिए क्या रिस्क, एक जो ज़्यादा होता है वो होता है एक प्री एक्लेम्पसिया के चांसेस गेस्टेशनल डायबिटीज़ में बढ़ जाते हैं। प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है कि मदर का थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यूरिन में प्रोटीन आना हो जाता है और स्वेलिंग होती है, जिससे दोनों को मदर को और बेबी को दोनों को रिस्क हो सकता है। एक ये। दूसरा ये कि अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ तो उसको आगे चांस है कि वो और डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ आगे लाइफ में हो सकती है। तीसरी के ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। दूसरा देखा गया कि कार्डियोवैस्कुलर जो एथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं, जो नॉर्मली एक एजिंग के साथ होता है मगर डायबिटिक पेशेंट में प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या जो एक हार्ट की डिजीज़ है वो ज़्यादा गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनमें डायग्नोस किया गया उनमें रिस्क ये बढ़ गया। अब आते हैं अगर एक पेशेंट जो एक बेबी है डिलीवर हो गया तो उसके बाद उसको क्या हो सकता है। जो उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लो होना। उसके बाद पेशेंट शुगर जब लो होती है तो झटके भी बच्चे को लग सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब ये बच्चा होता है उनमें नॉर्मल से ज़्यादा हेमोग्लोबिन होती है। आज के लिए इतना ही डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अगली जुमेरात को इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस वगैरह है तो हमें इनबॉक्स करें। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आसिफ शेख डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची से आपसे मुखातिब थे। आपने बातचीत सुनी उनकी। अभी फ़िल वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। नेक्स्ट वीक हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे विलिंग वेज के ऑफिशियल पेज पे इसी टाइम हफ्ते को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बल्कि मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।